तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक भाग के बारे में, जो हम कविता युग है उसके बारे में हम बात करेंगे। नई कविता के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में नई काव्य रूप कह सकते हैं इसको हम। और इसकी जो विशेषताएँ हैं उनको जानेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रमुख कवि और उनकी जो काव्य रचनाएँ हैं, कृतियाँ हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आप समझ सकें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं नई कविता क्या है। यहाँ पर नई कविता वो है कि जब भारत आज़ाद हो चुका था और 1954 के बाद का जो काल आता है, 1947 और 1954 के बीच के दरमियानी कविता काल शुरुआत होती है यहाँ पर। मगर उस टाइम तक हम देखते हैं, समय तक भारत में जो तार सप्तक या सप्तक जो काव्य धारा थी, यानी कि जो हम देखते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा में जो रचनाएं आ रही हैं उनकी, वो लगातार चल रहा था, वो ख़त्म नहीं होता समय। और वात्स्यायन अज्ञे जो हैं वो इसके कवि माने जाते हैं। शुरुआत में जो कवियों रचनाएं करी उनकी रचनाएं भी इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये नई कविता युग का युग कहलाता है और ये आज़ादी के बाद का युग है, इसलिए इसको नई कविता का युग कहते हैं हम इसके अंदर। और शुरुआत जो इसकी होती है वो 3 साथ में यहाँ पर साथी होते हैं, जिसमें जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय नारायण जो होते हैं, ये संपादन करते हैं नई कविता पत्रिका से, जो कि 1954 में इलाहाबाद के अंदर साहित्य संस्था होती है, वहाँ पर ही शुरुआत की जाती है। और यहीं से ये जो काव्य धारा है, काव्य युग है, नई कविता का युग, इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसका परिचय भी हम और देख लेते हैं। परिचय में यहाँ पर यह है कि परिचय यहाँ पर ख़ास इसमें ये कहा जाएगा कि नए नए क्षेत्रों के अंदर या नए नए भाव का बोध इसमें कराया जाता है। और शिल्प, चाहे शिल्प का पक्ष हो, भाव पक्ष हो, इंसान की मतलब जो शिल्प होती है, जो हम तरीका है लिखने का हमारा, उसे शिल्प कहेंगे इसमें। और दूसरा ये कि जो इंसान की भावभूतियाँ हैं उनको नए नए तौर तरीक़ों पे लिखा जाता है। जो प्रयोगवादी कवि कर रहे थे ये उनसे और आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो नए शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो ये नए काव्य रचनाएं हैं या फिर नई जो चीज़ें हैं, तरीके हैं लिखने के, उनका इस्तेमाल करने लग गए थे। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, व्यंग्य, द्वंद्ववाद, उन चीज़ों का ये साहित्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो इंसान का जीवन है, निजी जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, उसका यथार्थ चित्रण किया जाता है और सच्चाई की जो तस्वीर है पूरी तरह से वो उभर के आती है। अब इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। विशेषता यहाँ पर पहली है यथार्थ का वर्णन। यथार्थ का मतलब होता है कि जो असलियत है, रियलिटी जिसे हम कहते हैं, रियलिटी का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, दिखाया जाता है उस चीज़ को, जो सामाजिक परेशानियाँ हैं लोगों के। अब यहाँ परेशानी ये नहीं है कि भारत गुलाम है, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो चुका है। 1954 के अंदर धारा शुरुआत होती है, तो 1947 और 54 के बीच काफ़ी टाइम में हो चुका है यहाँ पर। तो आज़ाद तो भारत हो चुका है, मगर यहाँ पर जो हमारी रीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, वो बरकरार हैं यहाँ पर। उन चीज़ों को ये दिखाते हैं अपनी काव्य रचना के अंदर। और समाज है, व्यक्ति है, उसको सबका बिल्कुल खुला चित्रण करते हैं यहाँ पर। और पलायनवाद और विचारधारावाद से ये दूर रहते हैं, पूर्व विचारधारा से ये मुक्त हैं। राजनीतिक प्रश्नों का भी ईमानदारी से उद्घाटन होता है, मतलब जो राजनीतिक पक्ष है उसको भी दिखाया जाता है इसके अंदर। और ये इन्हीं का भाग है, अगर हम देखते हैं इसका उपभाग मान सकते हैं इसमें। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बनाया गया है, क्योंकि मानव को अहमियत दी गई है। प्रयोगवाद के अंदर कहा गया कि भाई समाज में समाज कौन ज़रूरी है, मानव ही मानव नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसान के बारे में ना हो, समाज को भी थोड़ा सा लेकर आइए। फिर दोबारा से लेकर आते समाज में, अब फिर दोबारा से ये जो इंसान है, एक इंडिविजुअल लाइफ, जो निजी जीवन है इंसान का, उसको आपस से ही लाने लग गए हैं, इसके अंदर शामिल किया गया है इसके अंदर। फिर उन्हीं का जो अगला भाग आता है मानवीय प्रेम भावना। मानवीय प्रेम भावना यहाँ पर यानी कि जो इंसान है उसकी जो रचना है, जीवन है, उनको काव्य के अंदर शामिल किया गया। जो विसंगतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसके अंदर उसको दिखाया गया। और स्त्री के लिए यहाँ पे विलासिता जो है फिर से लौट के आती, वासनात्मक प्रेम की झलक दिखती, मतलब मार्शल चित्रण फिर से किया जाता है इंसान औरत का यहाँ पर। मगर प्रेम भावना रहती है उसमें, पर अश्लीलता उसमें आ जाती है कहीं ना कहीं। नव मानव की कल्पना, निरंकुश स्वतंत्रता का पक्षधर। निरंकुश स्वतंत्रता मतलब जो हमारे यहाँ बुराइयाँ बनी हुई हैं,
अगले तो चलेगा, यहाँ पर बाहर बुराइयाँ रह गई, सामंत हैं, दूसरे लोग हैं यहाँ पर, ज़मींदार खासकर उस समय हुआ करते थे काफ़ी, तो उनकी जो परेशानियाँ हैं, जो परेशानी उनसे पैदा हो रही हैं, उनके लिए ये उनके खिलाफ काव्य के अंदर रचनाएँ करते हैं और उसको शामिल करते हैं। ये इंसान का सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध जो समाज से है उसको दिखाते हैं यहाँ पर, और कुरूपता, बुराई यानी कि अल्पसंख्यकों का विरोध करते हैं अपनी काव्य रचनाओं के अंदर। फिर अगली विशेषता आती है कुंठा। कुंठा का मतलब यहाँ पर है मायूसी। तो मायूसी से मुक्ति, यानी कि ये मायूसी है, वर्जना है, उनको ये त्याग देते हैं और जो इंसान है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। यानी कि जो इनके साथ बुरा हुआ या फिर जो समाज में बुराइयों को देख रहे हैं, ये इंसान मायूस हो जाता है, थक जाता है उस चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को ये दूर करते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए, छोड़कर, उसको भूलकर आगे बढ़ने की बात कहते हैं ये। मगर ये प्रेरणा फिर भी नहीं लेता है, क्योंकि ये खुद, जैसे हम देखते हैं प्रयोगवादी कवि थे, वो क्षणवादी कवि थे, विशेषता थी, वही चीज़ इनके अंदर भी है। ना तो जो अतीत हुआ उससे ही प्रेरणा लेते हैं, ना ये भविष्य के बारे में सोचते हैं। जो क्षण है, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय के बारे में ये बात करते हैं कि वो ही बेहतर से बेहतर हो। आदर्श के प्रति कोई लगाव नहीं, मर्यादा आस्था का कोई विशेष महत्व नहीं होता, मतलब इस पर ध्यान नहीं देते आस्था वाला के ऊपर यहाँ पर। फिर जो इसकी दूसरी विशेषता, इसी के अंदर हम देखते हैं कुंठा, त्रास, मृत्यु भोग। इनका ये चित्रण अच्छी तरह से करते हैं। कुंठा मतलब जो मायूसी थी उसको ये भुलाते हैं, मगर दिखाते हैं अपने काव्य के अंदर, सो शामिल किया जाता है फिर भी, मगर उससे मुक्ति रहती है फिर भी काव्य के अंदर। जीवन के संतरास, मृत्यु बोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण कवि जो हैं इस काल के वो करते हैं। फिर अगली विशेषता आती है इसके अंदर द्वंद्व और संघर्ष। इस काल के कवि जो हमें देखने को मिलेगा कि वो द्वंद्ववादी हैं और संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। संघर्ष भारत की आज़ादी के लिए नहीं, जो कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको सुलझाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, नए रास्ते खोल रहे हैं, कविता के अंदर चीज़ें शामिल करना चाह रहे हैं, और जो परिस्थितियाँ हैं उनसे झुंझलाट, लड़ाई, आगे बढ़ने की कोशिश दिखाई देती है इनकी। ये इनके काव्य के अंदर रचना दिखाई देती है, विशेषता है ये। व्यंग्य प्रधान रचना। व्यंग्य मतलब ताना कसना किसी चीज़ के ऊपर, तो ये उसके ऊपर व्यंग करते हुए दिखाते हैं जो समाज के अंदर विसंगतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, अनेकतावादी मान्यताएं हैं, उनके ऊपर ये तीखा प्रहार करते हैं, उनकी बुराई करते हैं अपने काव्य रचना के अंदर। ये इनकी विशेषता इनकी है। क्षणवाद को महत्व दिया गया है इसके अंदर। क्षणवाद का मतलब होता है जो बात प्रेजेंट टाइम, जिसको अब हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो यही है वर्तमान समय, जो चल रहा है, जो अतीत है उसको ये छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, प्रेरणा नहीं लेते। जो आने वाला कल है उस पर ये कोई जो फोकस नहीं करते। जो समय चल रहा है ये उसको बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, ये इनकी एक विशेषता है और यही इनके काव्य में दिखता है। जो समय चल रहा है उसके बारे में रचना करते हैं ये खासकर। फिर निराशा भावना आती है, ये इसकी विशेषता है अगली। निराशा का मतलब यहाँ पर निराशा से है। निराशा की इस चीज़ से कि जो उनको चीज़ें हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रही यहाँ पर, जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, सब बुराइयाँ हैं, उनका समाप्ति नहीं हो पा रही, तो उस चीज़ को ये लेकर निराश रहते हैं और ये उनकी चीज़ को दिखाते हैं कि इंसान उस चीज़ से लड़ते लड़ते थक जाता है और टूट जाता है बिल्कुल, तो उसमें निराशा भावना जो होती है वो इसमें शामिल हो जाती है। इसको हम निराशावाद भी कहते हैं, निराशावाद शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये विशेषता के तौर पर। फिर आती है अनास्था। जब इनकी परेशानियां दूर नहीं होती, कुछ चीज़ें जो विसंगतियां हैं, बुराइयां हैं समाज में, वो ख़त्म नहीं होके दे रही, तो जो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, इससे इनका जो मोह भंग हो जाता है। इसलिए ये भगवान की तरफ या किसी अज्ञात शक्ति की तरफ ये अपना दृष्टिकोण सही नहीं रखते, उसको मानते नहीं हैं और ईश्वर भगवान में वो आस्था नहीं रखते। तो अगली विशेषता आती है वो है कला पक्ष। कला पक्ष में भावी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं ये, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, सुक्तियाँ हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो। ये पहले इस्तेमाल में प्रचलन में कम थी बहुत ही, बाद में इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो शैली है इनकी वो गयात्मक होती, मतलब जो कविताएँ लिखते हैं वो इतनी गुनगुनाने वाली, जो आज के कभी हम देखते हैं कविताएँ वो इसी तरह की होती हैं और वो इन्हीं से प्रेरित कविताएं हैं यहाँ पर जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं अक्सर। नवीन छंदवाद और बिंबवाद और प्रतीकों का खासकर ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी इनकी विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। मैंने 3 कवि खास लिए हैं और बाकी जो अन्य कवि हैं उनको भी लिखा है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर वात्स्यानंद सच्चिदानंद जो हैं, यानी कि अज्ञे जी हैं,
वो इसके अंदर कैसे आ गए। शुरुआत यहीं से हो जाती है, इनकी काव्य रचनाओं को भी शामिल किया जाता है इसके अंदर। और आपने तार सप्तक हैं उनको भी लिखा, वो अलग है, मगर ये जो कृतियाँ हैं, जो काव्य कृतियाँ हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं अपने नई कविता के अंदर। जैसे कि इसमें बताया गया एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, दिया मैंने, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरे ओ करुणा भ्रमामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इसकी रचनाएं बताई जाती हैं यहाँ पर। फिर हैं धर्मवीर भारती, इनकी कृतियाँ हैं इनके अंधा युग, अनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचनाएं हैं काठ की गंडियाँ, एक खूनी नाव, बांस का पुल और गर्म हवाएं। और जो बाकी कवि हैं उनके बारे में मैंने इसमें लिख लिया है अलग से, आप इसको देख सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने प्यास पास अपने बात बोले हम नहीं। जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं नाव के पाँव, शब्द दंश, बोधि वृक्ष, शंबुक। जगदीश गुप्त की हो गई। दुष्यंत कुमार हैं फिर सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, सूर्य साय में धूप, श्रीकांत वर्मा, दिनाभर, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध मखग, रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्म हत्या के विरुद्ध। फिर आखिरी है नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, उत्सव आदि। ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये प्रमुख कवि हो जाते हैं यहाँ पर हमारे। और ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे ख़त्म, जिसमें हमने रचनाएं जानी, काव्य रचनाएं, कवि कौन से हैं इनके, और जो विशेषताएं हैं, परिचय हैं, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ज़रूर लाइक करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।